नमस्कार। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 7th कंसेक्यूटिव बजट में एमएसएमईज को लेकर कई अनाउंसमेंट्स की। इनके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आखिर क्या मायने हैं, हम एसएमई एक्सप्रेस में इसी को एनालाइज कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पर फोकस करने के बाद हमने एमएसएमईज के प्रमुख सेंटर लुधियाना और तिरुपुर से इंडस्ट्री पल्स को जानने की कोशिश की। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बजट के कई और अहम पहलुओं पर मंथन करेंगे। साथ ही ग्लोबल अनिश्चितताओं के इस दौर में एमएसएमईज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसका जायजा लेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर कमल किशोर पंत, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी रुड़की। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, फिस्मे। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, एमएसएमईज के लिए बजट खास रहा। इसमें जोर कंटिन्यूटी, इंक्लूसिविटी, जॉब्स के साथ स्किलिंग पर दिखा। बजट में किए गए तमाम ऐलानों के इंपैक्ट को आप विकसित भारत के सफर में कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ये बजट निश्चित रूप से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के को फोकस करता हुआ बजट है और बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ अनाउंसमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में एमएसएमई को लेकर किए हैं। जहाँ तक विकसित भारत की जर्नी का प्रश्न है, बिना एमएसएमईज के वो जर्नी नहीं पूरी हो सकती। विकसित भारत का मतलब ये है कि कम से कम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो और $20,000 पर कैपिटा की इनकम हो, और उस इनकम लेवल पर पहुंचने के लिए जिस तरह के संसाधनों की जरूरत है और जिस तरह का वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में होने की जरूरत है, एमएसएमई का उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। 17% की यदि हम बात करते हैं तो उसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी भागीदारी सिर्फ 15% है टोटल जीडीपी में, जबकि विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को कम से कम 25% होने की आवश्यकता है। आज तक दुनिया में कोई भी देश डेवलप्ड नहीं बन सका या ट्रांजिशन नहीं कर सका एक पुअर कंट्री से या एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बिना मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के। और बिना मैन्युफैक्चरिंग बिना एमएसएमईज के नहीं हो सकती। देश बहुत बड़ा है, सिर्फ कुछ चंद बड़ी कंपनियों से इतना बड़ा एक्सपोर्ट्स और इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं क्रिएट हो सकता। प्रोफेसर पंत, ये दौर व्यूका है, यानी वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस। ग्लोबल टेंशंस के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। ऐसे में बजट से इस मोमेंटम को कैसे गति मिलेगी? साथ ही जैसे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे में एमएसएमईज की भूमिका को आप कैसे रीड कर रहे हैं? भारत में इस समय कुल मिलाकर 6.3 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमईज हैं और उनका कंट्रीब्यूशन की बात जब हम करते हैं तो 40% से ज़्यादा वो उनका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में है। और 2078 की जब हम बात कर रहे हैं 2028 की, तो हमारा जो टोटल मोर देन जो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो करीब $1 ट्रिलियन का जो प्रोडक्ट है वो एमएसएमई के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं। तो जब हम एमएसएमईज की ये बात करते हैं, और थैंकफुली जो नया बजट आया है उसने बहुत सारे उनको फ्रीडम दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और जब वो स्ट्रेस जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस स्ट्रेस है, एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे जब काम करने का कई बार लॉस में भी चलते हैं, तो उसके लिए बहुत सपोर्ट एमएसएमई ने दिया। तो मुझे लगता है कि इस बजट में जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम स्मॉल स्कूल को आगे, इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाएं, उनके परफॉर्मेंस को किस तरह से बढ़ाएं, उनके बिजनेस को किस तरह से बढ़ाएं, उनका इंटरेक्शन जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से कर सकें, तो ये बजट में फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें उसमें ट्रेनिंग की बात भी की गई है कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट फॉर द एमएसएमईज एंड दिस विल रिमेन कॉम्पिटिटिव एज वेल एज इनोवेटिव ऑल्सो। तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें एकेडमिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो आई थिंक this is giving an opportunity, right, for domestic R&D. अनिल जी, बांग्लादेश की डेवलपमेंट काफी डिस्टर्बिंग है। देखा जाए तो बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है। इस क्राइसिस के समय में भारतीय कारोबार पर इसके असर को आप कैसे एनालाइज करेंगे? साथ ही ग्लोबल प्लेयर्स बांग्लादेश से क्या ऑल्टरनेटिव बाजारों का रुख कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया? देखिए, दो पहलू हैं जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ है। पहला तो यह है कि भारत के बहुत सारे उद्योगों का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है।
उसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लोग हैं, लेदर इंडस्ट्री के लोग हैं, फार्मास्यूटिकल के हैं, स्टील इंडस्ट्री के लोग हैं। तो वहाँ यदि स्थिति बदलती है भारत के परिप्रेक्ष्य से और हालात ठीक नहीं होते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा। और उसमें बहुत सारी तादाद में भारत के मैनेजर्स भी हैं जो वहाँ की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और एक्चुअली यदि गारमेंट, टेक्सटाइल का तो नहीं पर वो गारमेंट का एक्चुअली बड़ा सेंटर है। तो गारमेंट की जो बड़ी फैक्ट्रीज है उसके जो मैनेजर्स हैं या तो भारतीय हैं या वो श्रीलंकन है। और मैंने खुद वहाँ फैक्ट्रियों में देखा है कि बहुत ही लार्ज नंबर में भारतीय वहाँ पर काम करते हैं, सुपरवाइजरी स्टेज पर या मैनेजर्स में। तो एक पहलू तो है कि जो भारत की इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो लोग वहाँ हैं उनकी जान माल की रक्षा कैसे हो, ये एक चैलेंज है। गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ का लाइफ ब्लड है और टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 90% सिर्फ अकेले एक इंडस्ट्री से आता है, वो गारमेंट इंडस्ट्री से, अपरेल इंडस्ट्री से। अभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी। बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ से निकलकर भारत या किसी और देशों में जाएगी, अभी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि स्थिति लंबी खिंचती है तो निश्चित रूप से, चूंकि जो बहुत बड़े बायर्स है, दुनिया का हर बड़ा बायर का जो फैक्ट्री है वो बांग्लादेश में एक तरह से सप्लाई का उसका एक सेंटर है, तो बहुत बड़ा सप्लायर है लगभग सभी ब्रांड्स को, वो स्थिति फिर बदलना शुरू होगी। प्रोफेसर पंत, देखा जाए तो ये दौर डेटा का है और साथ ही डिस्ट्रप्शन का भी। ऐसे में बिजनेस मॉडल्स तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच रेलेवेंट रहने के लिए स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी का क्या मंत्र होना चाहिए? वहीं आप इंडस्ट्री एकेडमी या पार्टनरशिप की अहमियत को कैसे देखते हैं और इस मोर्चे पर क्या काम हो रहा है? जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो एमएसएमईज के सामने बहुत इस तरह के चैलेंजेस हैं। जब आप देखते हैं कि हाउ मच मनी कैन बी इन्वेस्टेड व्हेन वी लुक एट जीरो वाटर डिस्चार्ज, दिस इज अ वेरी चैलेंज। व्हेन वी लुक एट इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कैप्चर्ड, मिटिगेटेड एंड कन्वर्टेड, अदरवाइज दे हैव टू पे द कार्बन टैक्स। ये बड़े बड़े चैलेंज जो एमएसएमईज के लिए हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर एमएसएमईज को इस समय जरूरत है कि वो एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन करें हैंड्स। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आईआईटी रुड़की की जब बात करता हूं तो हम लोगों ने यहाँ के जो आसपास के एमएसएमईज हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनके लिए बहुत सारे मॉड्यूल बेस्ड कोर्सेज हम कर रहे हैं और उनको बुला के ट्रेनिंग देते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि मार्केट में बना रहना है तो उनको उसके साथ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने को भी सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए उनको काम करना होगा। प्रोडक्टिविटी की बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के टूल्स में भी उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। एंड दिस इज आई थिंक वेयर द इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ प्रमोशन वो बहुत बड़ा रोल आने वाला है फ्यूचर में। और उसके साथ साथ एमएसएमईज को जो हमने गवर्नमेंट का भी जो एक टारगेट है वोकल फॉर लोकल, तो इसके लिए हमने आसपास की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट किया हुआ है, उनके साथ हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमारे अंडरग्रेड जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, 2-3 महीने उनके साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को लेके वो कैंपस में आते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अनिल जी, फ्यूचर रेडी होने के लिए इंडस्ट्री को कई मोर्चों पर काम करना होगा। उसी में से एक अहम पहलू है वर्कफोर्स का। बजट में स्किलिंग को लेकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात रखी गई है और आईटीआईज को अपग्रेड करने पर जोर है। स्किलिंग के मौजूदा इकोसिस्टम पर आप क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, सरकार निश्चित रूप से स्किल जो है वो बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको स्किल देकर उनको इक्विप करना चाहती है कि ताकि वो एम्प्लॉय हो सके। उन दोनों में ही अभी क्वालिटी का बहुत ही बड़ा इशू है। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत कम ऐसा परसेंटेज है स्टूडेंट्स का जिसको आप ट्रेन भी कर सकें और जो विलिंग भी हो, दोनों चीज़ें चाहिए। तो सिर्फ आईटीआईज को बहुत अच्छा बना देने से ये समस्या नहीं सुलझती, वो जरूरी है और जिसको बोलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट बट नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। की स्किल के लिए बहुत बड़ा जो प्रोग्राम उन्होंने किया है कि जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है उनको इंसेंटिव देने का सिस्टम किया है कि वो अपने आप ट्रेन करें। इसकी जरूरत इसलिए ही पड़ रही है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एक तो वो भी खराब है और या जिसको कहना चाहिए उसको बहुत अपग्रेडेशन की जरूरत है, जो इस बजट के माध्यम से कोशिश की है। और साथ साथ की जो यूथ है वो बहुत छोटे उद्योगों में काम भी नहीं करना चाहता, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में भी काम नहीं करना चाहता।
तो एक तरफ हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्केल अप करने की जरूरत है ताकि वहां पर सस्टेनेबल क्वालिटी जॉब्स क्रिएट हो सके। प्रोफेसर पंत, एमएसएमई सेक्टर करीब 15 करोड़ रोजगार के अवसर देता है। वहीं वर्कफोर्स के अपस्किलिंग रीस्किलिंग के फ्रंट पर एमएसएमईज को ग्राउंड पर सपोर्ट मिल सके, इसके लिए बजट ऐलानों को कैसे इंप्लीमेंट करना होगा? क्या आपका इस मुद्दे पर कोई सुझाव होगा? हमारा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर में बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। उसके अलावा जैसे एनपीटीआई के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने ये जो सिंपल एक मशीन से रिलेटेड जैसे पंप के इफिशिएंसी उसको रिलेटेड सीएफडी टूल्स के तहत से वर्चुअल लैब में ले जाके दिखाया। तो ये सब हम हमारा जो एआर बीआर है ये सब हम डेवलप कर रहे हैं जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आईटीआईज को भी बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई है। इवन हम लोग आईटीआईज के लिए भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एमएसएमईज को हम इन्वाइट कर रहे हैं अपने यहाँ और उनको एक तरह के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है। तो वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, चाहे वो जिसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं, लाइव लैब की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू ट्रेनिंग देंगे तो ये उनको बहुत फायदा होगा। और इसमें स्टेट लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है, तो उसको हम लेके जा रहे हैं। तो हमने बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे नॉलेज को जब ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी टिंकरिंग लैब, एक वर्ड यूज हो रहा है आजकल, तो हम तो 12th के बच्चों को भी बुला रहे हैं आसपास के कॉलेज से और उनको अपने यहाँ टिंकरिंग लैब में हम बैठा देते हैं। पूरा एक दिन पूरा वो जो है 40 बच्चों को सेलेक्ट करके लाते हैं और वो पूरी लैब में रहते हैं और उनको प्रैक्टिकली फ्री हैंड छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक वो फ्री हैंड प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, करके नहीं देखेंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। तो जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने बहुत सारी इस तरह की स्कीम दी है। बहुत लोगों के दिमाग में आजकल सॉफ्टवेयर जॉब की तरफ, कंप्यूटेशनल जॉब की तरफ जाते हैं, हार्डकोर में काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा और उसमें मुझे लगता है कि सभी को साथ में आना पड़ेगा। और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार यही कहता हूँ कि ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट combined research, without combined, right, when we talk about all branches have to join, तभी हमारी एमएसएमईज खुल पाएंगे। नई एमएसएमई, नए स्टार्टअप, नए एंटरप्राइज तभी आएंगे जब सारी ब्रांचेज को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहें केवल कंप्यूटर साइंस और आईटी से ही आपकी इंडस्ट्री लग जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अनिल जी, बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिखाई दिया। इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की बात रखी गई है। इसमें एंड टू एंड सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। घरेलू उद्योग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए यह कदम कितना अहम है? आप इस बात को बहुत हैमर कर रहे थे कि जब से लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, इंडस्ट्रियल स्पेस अनअफोर्डेबल हो गया है। तो आपको कुछ करने की जरूरत है जिससे कि अफोर्डेबल स्पेस जो है वो एमएसएमईज को मिल सके और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दिन से रेडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, जो सीवेज का सिस्टम है वो हो, उसके साथ में हाईवेज के साथ में कनेक्शंस हो। तो ये जो नया इसमें आज जो अनाउंसमेंट इस बजट में हुआ है कि 100 प्लग एंड प्लेस जो है वो लार्जर सिटीज के अराउंड या इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के अराउंड बनाए जाएंगे, ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है। और जिन्होंने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट को देखा है वो जानते हैं कि प्लग एंड प्ले उनका सबसे बड़ा हथियार रहा, जिसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस खड़े किए और जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाए, स्केल अप कर पाए, क्योंकि ऑथराइज स्पेस से काम करते हैं। प्रोफेसर पंत, ट्रेडिशनल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को एनर्जी के क्लीनर फॉर्म्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। मौजूदा दौर में एक्सपोर्ट बाजार में ग्रीन अडॉप्शन की अहमियत बढ़ रही है और ग्लोबल बायर्स सस्टेनेबल सोर्सिंग पर जोर दे रहे हैं। इस फ्रंट पर आप आगे कैसी हलचल देखते हैं? जब हम ग्रीन टेक की बात करते हैं तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर सस्टेनेबल, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, क्योंकि जब मार्केट में सरवाइव करना है और आपकी अगर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फ्लॉज हैं जहां बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इनपुट एनर्जी आप ज़्यादा दे रहे हो, आउटपुट में प्रोडक्टिविटी के उस लेवल की क्वालिटी नहीं है,
प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं, मार्केट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, और तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स तो एमएसएमई को सर्वाइवल के लिए दिक्कत है। आजकल आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री छोटी हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो बंद हो जाती है उस चक्कर में। तो जैसा मैंने कहा कि जो डिस्चार्ज है वाटर, अगर हम उनको वहीं पे ईटी पे लगा के दें और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसके लिए, चाहे वो अपना उनका इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे उनका सेंट्रली जो है कई इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री मिलकर भी एक अपना प्लांट लगा सकती हैं, तो वो उस हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ग्रीन टेक तो चाहे वो ग्रीन क्लीन एनर्जी की बात करें, आप वाटर कितना यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कंज्यूम कर रहे हैं, और कितना वाटर आप जो है रिसाइकिल कर रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है। और मार्केट में सर्वाइवल के लिए आजकल जैसे सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट है। तो और लोकल एरिया में विंड एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो दीज आर कंसिडर्ड एज रिलेटिवली ग्रीन। किस तरह से कंप्लीटली ग्रीन आप कर सकते हैं, मतलब जहां आप एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी, इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहां पर इंडस्ट्री लगाई जाए, तो उससे बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट, प्लस जो इंडस्ट्रीज और भी आसपास की इंडस्ट्री उनका सपोर्ट, और बहुत सारी जगह जहां मैंने कहा कि सेंट्रली आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं, जैसे हाइड्रो और सोलर का कॉम्बिनेशन करके एक प्लांट लगाया, अगर वो प्लांट इतना सफिशिएंट है कि वो 2-3 इंडस्ट्रीज को चला सकता है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। आईटी अपग्रेड करने की जरूरत है। इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, जो आईटीआई है, एक तो वो काफी ओल्ड बिल्डिंग्स है, पुराने हैं, काफी देर से अपग्रेड नहीं हुए, मगर ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप्स है। आईटीआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। मगर जो जैसे मैं लुधियाना आईटीआई की बात करूं तो उसमें 19 एकड़ जगह है, और उसमें हम पूरे साल में हार्डली 1000 स्टूडेंट्स ही पास आउट होते हैं। तो इसमें जो नंबर्स हैं, एक तो नंबर्स बढ़ाए जाए, तो मैं समझता हूँ कि आईटीआई गवर्नमेंट को 1000 जो अपग्रेड करने हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए कि कौन सा आईटीआई किस बिजनेस क्लस्टर के पास है, और उसको उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करना चाहिए। We have to, all the suppliers across the globe have to equip oneself to address the sustainable factors to the best of their capacity. So this is the order of the day going to be, and we have to equip ourselves. Mentioned that Tirupur is already in the sustainable path in very many areas, required areas, like zero liquid discharge, and then electricity, because we generate more green energy than we consume, and then afforestation is also happening around this place. So all these factors it helps. बैंक्स अभी जो है वो एक्सटर्नल रेटिंग के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, क्रेडिट फ्लो के लिए एमएसएमईज को। हमने कुछ साल पहले एक इंटरनल मैकेनिज्म तैयार करने के लिए एक स्कोरिंग मॉडल भी दिया था, और उस स्कोरिंग मॉडल में बैंक्स अपने इंटरनल लेवल पे असेस कर सकते हैं कि क्रेडिट फ्लो किसको देना है और किसको नहीं देना है, या क्या उसका असेसमेंट है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस असेस करने के लिए वो स्कोरिंग मॉडल यूज किया जा सकता है। तो ये वही स्कोरिंग मॉडल के बारे में बात की गई है। इसमें एक एडिशन जो किया गया है वो यह है कि इसमें एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज के जो रेटिंग को रिप्लेस करने की बजाय मेरे विचार से दोनों को ही यूज किया जाए, और अगर इंटरनल रेटिंग कुछ लेवल तक इंटरनल रेटिंग यूज की जा सकती है, कुछ लेवल तक एक्सटर्नल रेटिंग भी, ताकि बैंकों का क्रेडिट रिस्क भी वो हो सके, मतलब देखा जा सके कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। परंतु ये मॉडल अच्छा है और इसको इम्प्लीमेंट करने से क्रेडिट फ्लो में वृद्धि हो। बायर्स के लिए 500 करोड़ से लिमिट को मैंडेटरी जो है बायर्स के लिए वो 250 करोड़ मैंडेटरी कर दिया जाए, और वो एफएम ने हमारे रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके अनाउंस किया है। इससे एमएसएमईज जो ऑलरेडी ट्रेड्स पे आज अपने इनवॉइसेस डिस्काउंट कराते हैं लार्ज बायर्स से, अब वो छोटे बायर्स से भी अपने इनवॉइस डिस्काउंट करा पाएंगे। तो देयरफॉर उनकी जो वर्किंग कैपिटल नीड्स लार्ज बायर्स से के थ्रू फुलफिल हो रही थी, अब वो छोटे बायर्स के लिए भी फुलफिल हो जाएंगी। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस।
हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। एसएमए एक्सप्रेस में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कमल किशोर पंत और अनिल भारद्वाज। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अनिल जी, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और एक्सपोर्ट बाजार में बढ़ने के लिए चाइना से एफडीआई की बात कही गई है। देखा जाए तो फिलहाल चाइना इंडिया का प्रमुख इंपोर्ट पार्टनर है, साथ ही ट्रेड डेफिसिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पिछले काफी समय से बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? इसको प्रैग्मेटिकली देखने की जरूरत है, यानी प्रैक्टिकल तरीके से देखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के एमएसएमईज की जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल गैप हमारे कंपीटिंग नेशंस के साथ काफी बड़ा है, लगभग हर सेक्टर में है। और उसकी बहुत बड़ी वजह रही है कि 800 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं वो रिजर्वेशन लिस्ट में रही हैं लगभग 60-70 साल तक। उस टेक्नोलॉजिकल गैप को फिल करने के लिए हमारे पास में कुछ रास्ते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी गैप हम ताइवान के थ्रू फिल कर सकते हैं, हम साउथ कोरिया के थ्रू फिल कर सकते हैं, चाइना के थ्रू फिल कर सकते हैं, यूरोप के साथ फिल कर सकते हैं। यूरोप या और नॉर्थ अमेरिका की कॉस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा है, उनकी मशीन्स बहुत महंगी हैं। सबसे सस्ता देश जहां तक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का सवाल है और इंडियन एमएसएमई का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें चाइना से अच्छा देश भारत के लिए नहीं है। जो एफडीआई का कुछ सेक्टर जरूर ऐसे हैं कि जिसमें एफडीआई को ध्यान से कॉशन के साथ में अप्रूव करना चाहिए और उसके जो भी नियम है सरकार को बनाने चाहिए, पर ब्लैक एंड व्हाइट में चाइना को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें सेलेक्टिव होकर जो टेक्नोलॉजी हमारे हित में है उसको हम खुले दिल से स्वीकार करें, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग computers and parts, why not allow these companies to come and establish factories here? That's the point. प्रोफेसर पंत, लास्ट वर्ड आपसे लेंगे। बदलते दौर में आप इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बात कह रहे थे, तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए आपका क्या मैसेज होगा? लोग आजकल बात कर रहे हैं बैटरीज की, सब चाइना से आ रहा है अभी माल, जितना भी आ रहा है। चाइना ने इतनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा रखी है, हम लोग हर बार चाइना पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो मेन कोशिश ये होनी चाहिए कि कैन वी डू दैट इंडिजिनियसली, राइट? क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्यूचर में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज विल बी देयर। आज उन्होंने कॉस्ट कम रखी है, जब उनको लगेगा कि उनकी मार्केट ज्यादा बढ़ रहा है तो कॉस्ट को ट्रिपल कर देंगे, डबल कर देंगे, देन वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सो वी नीड टू लुक एट द टेक्नोलॉजीज फॉर द फ्यूचर। जब विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया होनी चाहिए। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। एमएसएमईज के लिए बतौर मेंटोर का रोल प्ले करने के लिए प्रोफेसर कमल किशोर पंत, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी रुड़की, और साथ ही अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।